राजेंद्र नगर हादसे पर आई विकास दिव्यकीर्ति की प्रतिक्रिया, मानी अपनी गलती। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भरने से हुए हादसे के बाद एमसीडी से लेकर केंद्र सरकार तक पर सवाल उठ रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट में कोचिंग चलाए जाने को लेकर मामले ने तूल पकड़ रखा है। वहीं हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद दिल्ली भर के कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई हो रही है। इसमें दृष्टि आईएएस के विकास दिव्यकीर्ति का भी कोचिंग शामिल है। हालांकि कई दिनों की चुप्पी के बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। मुझ पर निशाना इसलिए साधा है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है, उससे चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि हम बच गए, एक का नाम लगा दो। समाज को भी एक सीधी सीधी बात समझ में आती है कि अच्छा एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो वो तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमें दोषी मिल गया। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ये लगता है कि अच्छा मौका है, इसी में स्कोर सेटल कर लिया जाए, हिसाब बराबर कर लिया जाए। जो बच्चे हैं, बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराजगी की वजह यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूं। तो बच्चों की नाराजगी जायज है, लेकिन जो सीलिंग का एक्शन है मेरे ख्याल से 50 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स पे हुआ, उसमें एक नाम हमारा भी है। पर शायद उनको मुझसे ज्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको खराब लगा, हर्ट हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका आजकल वेब टीवी के इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे दृष्टि आईएएस के संचालक विकास दिव्यकीर्ति सर की, जिनकी अब प्रतिक्रिया सामने आई है। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने उन सभी बिंदुओं पर जवाब दिए हैं जिन पर काफ़ी सवाल उठ रहे थे। विकास दिव्यकीर्ति से जब पूछा गया कि ऐसा क्यों लग रहा है सभी ने आपको अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है, इस पर विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि ऐसे मामलों में कोई एक बलि का बकरा मिल जाता है। उन्होंने कहा प्रशासन को भी लगता है चलो हमें दोषी मिल गया, समाज को भी लगता है कि हमें दोषी मिल गया। बच्चों की नाराज़गी जायज़ है। सीलिंग वाला मुद्दा मेरे साथ भी है। मैं इस बात से निश्चिंत हूँ। मैं मानता हूँ कि सारा दोष मेरे ऊपर है। मेरा नाम लिखकर जो लोग गाली देते हैं उनको ज़्यादा व्यूज़ मिलता है। वर्चुअल गाली देते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। सोशल मीडिया ने 4 सालों में प्रसिद्धि दी है। विकास दिव्यकीर्ति ने आगे बताया कि उनके परिवार के लोग उनसे अचंभित रहते हैं कि वह इतना नॉर्मल कैसे रहते हैं। दृष्टि आईएएस के प्रमुख ने कहा 3 बच्चे बचने के लिए टेबल पर चढ़े होंगे, उस पीड़ा को समझने की कोशिश करता हूं। एक मीटिंग एलजी साहब ने बुलाई थी, उसमें दिल्ली सरकार के बड़े ऑफिसर थे, वह छात्र भी आए थे, वहां उनसे थोड़ी बात भी हुई, लेकिन दिल्ली सरकार का कोई मंत्री नहीं था। कुछ बातों पर ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्द समाधान निकल जाएगा। विकास दिव्यकीर्ति ने आगे कहा दृष्टि आईएएस से चूक हुई है, लेकिन दिल्ली में 1000 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर है। उन्होंने बताया कि उनका अनुमान है कि जितनी भी कोचिंग की बिल्डिंग है उनमें ना के बराबर फायर एनओसी है। विकास दिव्यकीर्ति ने कहा मैं यही चाह रहा था कि सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएं। हमारी बेसमेंट मुखर्जी नगर में है। करोल बाग में जो हमारा कोचिंग सेंटर है उसमें परमिशन है। मुखर्जी नगर के नेहरू विहार के बेसमेंट में 7 एग्जिट हैं। वहाँ हर जगह लिखा है कि बाहर कैसे निकला जा सकता है। मेरे हिसाब से बेसमेंट सबसे सुरक्षित है। बिल्डिंग का मालिक कोई और है। बिल्डिंग मैनेजमेंट के मामले एमसीडी के साथ साथ हाई कोर्ट में लंबित है। हमने बच्चों से फॉर्म भरवाया था कि अगर यहाँ से कोचिंग हटाता है तो वह हमारे कौन से वाले कोचिंग सेंटर में जाना पसंद करेंगे। दिल्ली के अधिकांश कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में ही एग्ज़िट हैं। मुझे इस फायर सर्विस का डर लगता था, इसलिए हमने गर्मी में छुट्टियां दी और ऑनलाइन पढ़ाई करवाई। वहीं दिव्यकीर्ति ने एक्स पर साझा किए गए अपने बयान में कहा हमें खेद है कि हमने अपना पक्ष रखने में देरी की। दरअसल हम अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ नहीं कहना चाहते थे। इस देरी के लिए हम हृदय से क्षमा चाहते हैं। उन्होंने तीनों मृत्युओं के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा हम शनिवार को हुए दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, जिसमें 3 छात्रों श्रेया यादव, तान्या सोनी और नवीन दलविन की असामयिक और दुखद मृत्यु हुई। आइए सुनते हैं विकास दिव्यकीर्ति का बयान। साथ दिया। मुझ पर निशाना इसलिए साधा है कि ऐसे मामले में कोई एक
बलि का बकरा सबको चाहिए होता है, उससे चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि हम बच गए, एक का नाम लगा दो। समाज को भी एक सीधी सीधी बात समझ में आती है कि अच्छा एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो वो तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमें दोषी मिल गया। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ये लगता है कि अच्छा मौका है, इसी में स्कोर सेटल कर लिया जाए, हिसाब बराबर कर लिया जाए। जो बच्चे हैं, बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराजगी की वजह यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूं। तो बच्चों की नाराजगी जायज है, लेकिन जो सीलिंग का एक्शन है मेरे ख्याल से 50 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स पे हुआ, उसमें एक नाम हमारा भी है। पर शायद उनको मुझसे ज्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको खराब लगा, हर्ट हुए, तो नाराजगी पूरी मुझ पे फूटी है। और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं, अच्छा महसूस कर रहा हूं कि सारा रोष मुझ पर है। कम से कम मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूं कि वो मानते हैं कि मुझे उनके साथ और सही पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इतना गुस्सा मुझ पर किया। मीडिया ने गुस्सा क्यों किया? क्योंकि चैनल्स को व्यूज चाहिए, और जिसके नाम पे व्यूज मिलते हैं, अभी तुक्के से पिछले कुछ समय से मुझे व्यूज मिल रहे हैं, तो मेरा नाम लिख के गाली देने में व्यूज ज्यादा मिलते हैं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर रहता है। तो सबकी अपनी अपनी वजह है। जैसे आजादी की लड़ाई में वजहें सबकी अपनी अपनी थी, उन सबका नाम था आजादी, अंग्रेजों से मुक्ति। तो इस मामले में भी वजहें सबकी अपनी अपनी हैं, लेकिन सबके पास एक सुविधाजनक नाम है कि उसको गाली दो, कुछ वर्चुअल मॉब लिंचिंग जैसा करो, और सुख भी मिलता है। जब हम किसी को गाली देते हैं तो सुख तो मिलता ही है। तो सब इसलिए पीछे पड़े हैं, सबकी अपनी अपनी वजह है। लेकिन ठीक है, जब यूट्यूब ने, सोशल मीडिया ने मुझे प्रसिद्धि दी पिछले 3-4 साल में, मुफ्त में इतनी सारी प्रसिद्धि मिली, तो क्या होता है कि जब कुछ मिलता है तो हमें लगता है कि हम डिजर्व करते थे, और जब कुछ विपरीत होता है तो हमें लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो जिस तर्क से लोगों ने इतना स्नेह दिया, उसी तर्क से लोगों ने इतनी नाराजगी मुझ पर उड़ेली। लोग एकदम ठीक हैं, गुस्सा एकदम जायज है, पर मेरी अपनी वजह है कि मैं इतना लेट क्यों हुआ। दूसरा सवाल आपका यह है कि मैंने इतने समय तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। इसकी 2 वजह हैं। एक तो मेरा स्वभाव, क्योंकि मैं भावनात्मक मामलों में बहुत मुखर और एक्सप्रेसिव नहीं हूं। 3 बच्चों की डेथ हुई, दर्दनाक मृत्यु हुई। उस दिन से मेरे घर में हम लोग, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जो पिछले 2 दिन में हो रहा है उससे मुझे परेशानी लगभग नहीं के बराबर है। सारे चैनल्स मेरे पीछे पड़े हैं, इससे मुझे परेशानी नहीं के बराबर है। मेरे परिवार में लोग अचंभित भी रहते हैं कि मैं इतना सामान्य कैसे रह लेता हूं। मुझे ज्यादा चिंता दूसरी बात की है कि 3 दिन से हम घर में जब बात करते हैं या सोने जाता हूं, नींद के नजदीक पहुंचता हूं, तो बार बार एक इमेज बनती है कि जब पानी भरा होगा तो उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी। क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ कि नदी में तैरते हुए पानी नाक में भर गया, 1-2 सेकंड्स के लिए डूबते डूबते मरे, मतलब बचे। कितना पेनफुल होता है वो 2-3-5 सेकंड, जो हम तो खैर 2-3-5 सेकंड में फ्री हो गए, निकल गए उससे। पर उन बच्चों ने तो कम से कम 1-1.5-2 मिनट, मुझे नहीं पता कितना समय इस चीज का होता है, लेकिन लगभग इतना होता ही होगा, झेला ही होगा। उम्मीदों की जब आखिरी कड़ी टूटी होगी, जब टेबल पे चढ़े होंगे बचने के लिए और पानी इतना सारा आ गया होगा। मेरी इस पूरे प्रकरण में मूल चिंता उस अनुभव को महसूस करने की है, और वो दुख है। तो ऐसे दुख में उनके पेरेंट्स को मैं जानता नहीं हूं, मैं उनसे कैसे अपनी बात कहूं, कैसे उनसे मिलूं। दूसरा, जो विद्यार्थी इस समय आंदोलन में हैं, उनकी सारी बातें जायज हैं, लेकिन वो जिस उम्र में हैं, जिस गुस्से में हैं, थोड़ा सा ये भय भी होता है कि अगर हम जाके बात भी करें तो उस समय वो पूरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अच्छी बात है कि आज ऐसे 3-4 बच्चों से मेरा मिलना हुआ है। मैं भी एक मीटिंग से आ रहा हूँ, एलजी साहब ने बुलाई थी मीटिंग, उसमें कुछ बच्चे भी आए हुए थे और कई इंस्टीट्यूट्स के ऑनर्स भी थे।
दिल्ली सरकार के आला अधिकारी भी थे, डीडीए से, एमसीडी से, फायर डिपार्टमेंट से, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के वो भी थे। तो वहां थोड़ी सी बच्चों से मेरी मतलब 1-to-1 नहीं, लेकिन हाँ मीटिंग के दौरान बातें हुई। अब मुझे लगता है कि वो सहजता है, हो सकता है कि मैं आज या कल में बच्चों से मिलूंगा। विकास दिव्यकीर्ति के इस नपे तुले बयान का विश्लेषण हम आप दर्शकों पर छोड़ते हैं। छात्रों के इस दर्दनाक मौत की इस दुखद घटना पर हमें अत्यंत शोक है और हम सभी संबंधित लोगों से, प्रशासन और शासन से यह आग्रह करते हैं कि ऐसे मुद्दे पर बिना राजनीति के समस्या का हल किया जाना चाहिए। पीढ़ी सरकार के लिए इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं, हम उम्मीद करते हैं कि सभी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य का निर्वहन करें और शिक्षा का जो व्यवसायीकरण होता जा रहा है उस पर सभी गहन चिंतन करें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का खास एपिसोड। धन्यवाद। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।